नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है आईपीओ। अगर आप पूरा साल देखोगे 2020 का, तो जो पहला 6 महीना था जनवरी से लेकर जून तक का, ये 6 महीने में दोस्तों कोविड-19 के चलते इंडियन मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा आईपीओ इशू होते हुए नहीं दिखेंगे। मुश्किल से शायद 2 या 3 आईपीओ ही आया था पहले 6 महीने में, जैसे एसबीआई कार्ड का आपने सुना होगा। तो उसके बाद क्या हुआ है, जून के बाद से जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है, अनलॉक हो रहे हैं, चीज़ें प्रक्रिया में आ रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो आईपीओ है वो लगातार इशू किया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्पेशली ये जो दिसंबर के महीने में 7 आईपीओज हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैं बेसिक से सबसे पहले आपको समझाऊंगा ये आईपीओ होता क्या है, किस मार्केट के अंदर ये आता है, एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, तो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी प्रकार का कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप किसी आईपीओ को अप्लाई करिए नहीं करिए, जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर ये आपके लिए वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। मतलब ये एक ओवरऑल मार्केट है, राइट। चाहे स्टॉक का ट्रेडिंग हो या फिर बॉन्ड्स का ट्रेडिंग हो, कमर्शियल पेपर इशू किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होंगी दोस्तों, उसको हम किसमें कहेंगे, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक इसको कहते हैं मनी मार्केट, दूसरा कहा जाता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट दोस्तों क्या होता है, इसको शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट, इसका अर्थ यह होता है कि जब भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, अब सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जैसे कि सरकार ने एक बॉन्ड जारी किया, 15 दिन के लिए बॉन्ड जारी किया, 1 महीना के लिए किया, 1 साल के लिए किया, ये सिक्योरिटी कहा जाता है। जैसे स्टॉक का शेयर हो गया, शेयर भी अपने आप में क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी है, राइट। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसको कहते हैं। तो जो भी सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बेसिकली 1 साल से कम का वैलिडिटी होता है, उसको हम मनी मार्केट के अंदर काउंट करते हैं। और जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी 1 साल से ज्यादा की होती हैं, उसको कैपिटल मार्केट में कहते हैं। अब मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप इस बार का पेपर देखोगे तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर आपको इतना पता होता तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर पाते। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला स्टेटमेंट लिखा है, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। जी हां, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होता है कमर्शियल पेपर। आप यहां पर देख सकते हो मनी मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, तो कमर्शियल पेपर इसके अंदर आता है। इसके अलावा सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। जी नहीं, ये भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट के अंदर आता है, तो ये शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म होता है बेसिकली आपका बॉन्ड। तो यहां पर लिखा है जीरो बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड आर दी इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड। जी नहीं, जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों उसको लॉन्ग टर्म कैटेगरी में लेते हैं, कैपिटल मार्केट में वो आता है। और कैपिटल मार्केट में आप देख सकते हो ये रहा आपका बॉन्ड। और यहां पर तीसरा स्टेटमेंट है, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जी नहीं, जी हां, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कॉल मनी आपका ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 एंड 3। तो इस तरह से आपको चीजें सॉल्व करनी है और याद रखने का कोशिश करना है। तो यहां पर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की। जो स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है, वो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में भी अगर आप दोस्तों देखोगे, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर रिलायंस है, तो रिलायंस ने यहां पर जो भी शेयर को इशू किया है, जब पहली बार कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है, वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। मतलब वो प्राइमरी शेयर है, एक तरह से आप कह सकते हो। सबसे जो पहली बार शेयर इशू किया गया था कंपनी के द्वारा, वो प्राइमरी कैटेगरी में आएगा, तो वो प्राइमरी मार्केट में वर्क करता है। अब उसी शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है। आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जब कंपनियों के जो दाम है वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के वजह से हो रहा होता है। तो यहां पर सेकेंडरी
मार्केट जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। तो जो शेयर ऑलरेडी इशू हो गया था उसी शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो आई होप दोस्तों ये जो मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, ये सब आपका कैपिटल मार्केट के अंदर आएगा। इनफैक्ट यहां पर मैं एक रिसेंटली जो वेब सीरीज आया था, आपने सुना होगा हर्षद मेहता स्कैम 1992, उसका भी जिक्र करूंगा। आपको याद होगा, अगर आप में से जिन्होंने देखा होगा उसको, उसमें यही बात चर्चा चली थी कि जो हर्षद मेहता था वो कैपिटल मार्केट में था, शेयर मार्केट में था। उसने क्या किया, यहां पर मनी मार्केट में वो शिफ्ट हो गया था। मनी मार्केट से वो पैसा निकाल के वो कैपिटल मार्केट में लगाने लग गया था, राइट। तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं डिटेल में, लेकिन आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये कैपिटल मार्केट क्या है और मनी मार्केट क्या है। अब हम आते हैं दोस्तों आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दोस्तों ये कैपिटल मार्केट के अंदर ही आता है, क्योंकि ये स्टॉक ही है एक तरह से। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग समझिए क्या होता है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो अपने आप को पब्लिक करना चाहती है, देखो जब मैं यहां पर प्राइवेट कंपनी कह रहा हूं तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये मत सोच लेना कि एलआईसी है सपोज, तो एलआईसी क्या है, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि पब्लिक कंपनी। नहीं, मैं कहता हूं ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसका 100% शेयर किसके पास है, सिर्फ सरकार के पास है। इस समय सरकार ने क्या अपने शेयर को बेचा है पब्लिक को? क्या पब्लिक कभी भी खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती है। तो इसलिए एलआईसी अभी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब ये एलआईसी लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में, आपको पता है कि सरकार कोशिश कर रही है कि एलआईसी का कुछ हिस्सा यहां पर बेच दिया जाए। तो एलआईसी अभी क्या करने जा रही है, 100% शेयर सरकार के पास है, इसका हो सकता है 15% शेयर पब्लिक को यहां पर बेच दे सरकार। तो ये जब 15% शेयर बेचा जाएगा पहली बार एलआईसी के द्वारा, इसी को कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और तब जाकर ये एलआईसी बन जाएगी पब्लिक कंपनी। ध्यान रखना, तो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनने का जरिया है एक तरह से आप कह सकते हो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, आईपीओ। ठीक है, अब आईपीओ किया क्यों जाता है, क्योंकि आप समझो कोई भी कंपनी है, जैसे सपोज मैं कहता हूं आप ही की कंपनी है, ठीक ठाक चल रही है, अच्छा चल रहा है, लेकिन आप अपनी कंपनी को और ग्रो करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या है, आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो पैसा या तो आप बैंक जाकर ले लो। अब आप बैंक जाओगे, मे भी हो सकता है बैंक आपको पैसा ना दे। अगर बैंक पैसा भी देता है तो आपको हर बार उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने कंपनी का कुछ शेयर यहां पर पब्लिक को बेच दूंगा। अब पब्लिक ने वो शेयर खरीद लिया, आपका कुछ हिस्सा यहां पर पब्लिक के पास चला गया। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पब्लिक को बेनिफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा तो पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा, लॉस होगा एक तरह से। तो यहां पर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करो। यहां पर शेयर आपने बेच दिया, मतलब कि जो पब्लिक है वो भी आपका ओनर बन गई उस कंपनी के अंदर, राइट। तो ये जो होता है दोस्तों, जब कंपनी डिसाइड करती है कि अपने कंपनी का शेयर वो पब्लिक को बेच दे, पहली बार ध्यान रखना, मैं बार बार इंफोसाइज कर रहा हूं, पहली बार जब अपना शेयर बेचा जाता है, जैसे एलआईसी जब पहली बार बेचेगी 15% शेयर, तो उसी को कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आ गया समझ में? अब सपोज यहां पर क्या होता है कि अब सरकार के पास कितना बचा, 85% हिस्सा बचा। अब सरकार ने फिर से डिसाइड किया कि 85% में से और 10% हम पब्लिक को बेच देंगे। तब जब दूसरी बार ये अपना हिस्सा बेच रही है एलआईसी, उसको आईपीओ नहीं कहेंगे, उसको इस केस में कहा जाएगा एफपीओ। इसको कहा जाता है फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी इसको कहा जाता है। तो एफपीओ कहते हैं उस केस में जब पहली बार कंपनी लिस्टेड होती है, स्टॉक मार्केट पर आती है, उसी को आईपीओ कहते हैं। और सिंपल सा चीज याद रखना, इसका मेन मकसद होता है कि कंपनी को पैसा चाहिए। जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं इस समय, ठीक है, उनको वो चाहते हैं कि कंपनी के पास और पैसा आए, कंपनी को और ग्रो करना है, इसलिए आईपीओ यहां पर इशू किया जाता है, मेनली इसलिए किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि यहां पर कंपनी ने आपको एक बार शेयर दे दिया, तो क्या कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा आपको वापस लौटाए? याद रखना, नहीं, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता है। रिसेंटली अगर आपने केस देखा होगा लक्ष्मी विलास बैंक का, जो डूब गया है, तो जिनके पास भी लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर है, उनका सारा पैसा डूब चुका है, कोई पैसा उनको नहीं मिलने वाला। तो यहां पर कंपनी ऑब्लाइज्ड नहीं होती है कि आपको शेयर दे दिया तो आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली नॉर्मल टर्म में यही देखा जाता है कि जब भी कंपनी चल रही है, स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, तो खरीदार होते हैं उसको और आपको पैसा रिटर्न हो जाता है, जब तक कंपनी फेल ना हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है यहां
पर। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि दिसंबर के महीने में हाफ अ डजन से ज्यादा जो कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है, अभी के लिए वो प्राइवेट हैं, वो अपने आप को क्या करना चाह रही हैं, पब्लिक करना चाह रही हैं, मतलब कि वो पैसा जुटाना चाह रही हैं। तो यहां पर अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि 7 और आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं दिसंबर के महीने में। और याद रखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्च से यहां पर अचानक से क्या हुआ था कि मार्केट डाउन हो गया था, बहुत तेजी से डाउन हुआ था। इसकी वजह से क्या होता है कि जब मार्केट डाउन होता है लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उस केस में क्या होता है कंपनी लिस्ट नहीं करना चाहेंगी। क्योंकि आप खुद सोचो कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी ने अपना शेयर बेचना है, ठीक है। कंपनी जब शेयर बेचेगी तो कंपनी चाहेगी ना कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक से ले ले। अब पब्लिक से ज्यादा पैसा कब लिया जाएगा, जब मार्केट में पॉजिटिव माहौल होगा, लोग पैसा लगाना चाहेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था पिछले 6 महीने में, जनवरी से लेकर जून तक के बीच में, यहां पर क्या हुआ, मार्केट तो नीचे जा रहा था, तो वहां पर पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं थी, इसीलिए इस कारणवश यहां पर आईपीओ इशू नहीं किए गए थे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, लगातार यहां पर मार्केट बढ़ता जा रहा है और अलग अलग कंपनीज धड़ल्ले से, आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज यहां पर पैसा लेकर आ रही, मतलब कि अपना शेयर बेचना चाह रही हैं, आईपीओ लेकर आ रही हैं, ताकि वो मार्केट से ज्यादा प्रीमियम ले सके जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। और अभी तक अगर आप देखोगे इस साल 2020 में, अगर आप देखिए 25,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी यहां पर उठाए जा चुके हैं मार्केट से। मतलब 12 कंपनियों ने अपना आईपीओ इशू किया था जिसके थ्रू 25,000 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लिया गया है कंपनियों के द्वारा। तो लोगों ने मतलब 25,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, एक बड़ी बात है। 2019 में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 12,000 करोड़ ही था। ये तो मैं नवंबर तक का आपको आंकड़ा दे रहा हूं। और इस इनफैक्ट अगर आप अभी तक देखोगे तो जितने भी आईपीओ आए हैं उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है। ज्यादातर आईपीओ में, जैसे रूट मोबाइल हो गया, 179% का प्रॉफिट, मतलब कि अगर आपने यहां पर 100 रुपए लगाया होगा तो 100 रुपए पे आपको 279 रुपीस मिला। मतलब कि काफी बंपर प्रॉफिट हुआ था रूट मोबाइल में। हैप्पीएस्ट माइंड में भी यहां पर 92% का रिसर्च। इवन जो मजगांव डॉक है ये भी सरकार की कंपनी थी, उसमें भी 25% का रिटर्न। तो इस तरह से रिटर्न इस बार देखने को मिला है। तो आप एक तरह से कह सकते हो जो आईपीओ का मार्केट है इस समय काफी ज्यादा गर्म हो रखा है और लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी भी यहां पर आना चाहती है। अब हम आते हैं दोस्तों दिसंबर में कौन कौन सी कंपनी आने वाली है। ये 7 कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप देख सकते हो कि कल्याण ज्वेलर्स क्या करने वाला है, 1750 करोड़ रुपए का आईपीओ इशू करने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि वो मार्केट से 1750 करोड़ रुपए ले लेगा और कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा और लोगों ने कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ खरीद लेंगे। मतलब कि जो ये इसका शेयर लेगा वो भी एक तरह से कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो यहां पर जल्दी बता देता हूं कि कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक तरह का इंडियन ज्वेलरी शोरूम चेन है, जो अलग अलग ज्वेलरीज की शोरूम चेन होती हैं, वो कल्याण ज्वेलर्स है। स्टार्टिंग में ये सिंगल सिटी में प्रेजेंट था। आप आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत सारे शहर में फैला हुआ है। इवन वेस्ट एशिया के अंदर शोरूम है। 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज पूरे विश्व में काम करते हैं। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आपको पता ही होगा कि सरकार ने कई सारे लाइसेंस इशू किए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो सूर्योदय, ईएसएफ, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 2017 में स्टार्ट हुआ था। तो ये अपने आप को अब लिस्ट कर रहे हैं, आईपीओ इशू कर रहे हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज, अगर आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते होंगे अक्सर ये नाम आता है। तो ये लीडिंग मोबाइल गेम कंपनी है। तो ये भी करीब यहां पर आप देख सकते हो 950 करोड़ रुपए का आईपीओ इशू कर रही है। और इसके अलावा बाकी भी आप दाम यहां पर देख सकते हो। बर्गर किंग आपको पता होगा आज के डेट में भारत में सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड है। पहले नंबर पर ऑब्वियस सी बात है मैकडॉनल्ड्स है। इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन, दोस्तों ये भारत सरकार की कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है। ये भी अब भारत सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, एक तरह से पब्लिक को शेयर बेच रही है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट। ये बेसिकली जो एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट है ये अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज को यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सर्विसेज देती हैं। मतलब घरों से जो कूड़ा कचरा है उसको उठाकर डंपिंग यार्ड पर लाना, उसका रिसाइकलिंग करना, इस तरह के जो सर्विसेज हैं वो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के द्वारा दिया जाता है। आई होप दोस्तों यहां पर जितने 7 कंपनीज आ रही हैं, इसके अलावा भी आई थिंक 2-3 और कंपनी आ रही हैं, बात चल रही है। लेट्स सी कि वो आईपीओ लाती हैं कि नहीं। लेकिन इन्होंने यहां पर अभी के लिए अप्लाई किया है, डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, जल्दी इसके डेट भी आ जाएंगे एग्जैक्टली कब आने वाला है। और फाइनली कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर कि कोविड-19 के चलते अभी तक जितने आईपीओ लिस्ट किए गए थे वो कोविड-19 में ग्रो कर रही थी इसलिए किए गए थे। लेकिन आगे आने वाले 3 से 6 महीने में अलग अलग जो रेजिलिएंट सेक्टर हैं, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, इस तरह के भी कंपनीज आने वाली हैं।
तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूँ। अक्सर आप सुनते होंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।